नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों के खाते में 4.25 लाख करोड़, यूपी के 2.5 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ और बनारस के किसानों के खाते में 900 करोड़ रुपए पीएम श्री किसान सम्मान राशि डाली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि इस सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए
उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज प्रगति के अलग अलग चरणों में हैं। और आज फिर जब प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है, तो इस बार फिर से 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार अपनी काशी को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा है कि बीएलओ आए थे और हमारा सत्यापन करके गए, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर एक वीडियो भी दिखाई गई। तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर
दिया ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसके बाद अब जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कसरत शुरू हो गई है। पंचायत राज विभाग ने इसके लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। पंचायत चुनाव के परिणाम बेहद चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी एक तरफा जीत का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम में बीजेपी के लिए उतनी अनुकूल नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया है। पंचायत चुनाव में सरकार डरी हुई है और सहमी हुई है। जिस तरीके से पूर्व में आरक्षण हुआ, आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के लोग न्यायालय गए, वाद न्यायालय में है, अभी तक विचाराधीन है। जहाँ तक जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का प्रश्न है, चुनाव से पहले आरक्षण होता है। ये हमने पहली बार देखा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जब सरकार और भाजपा को ये लगा कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जीत पाएंगे, तदनुसार आरक्षण करने का काम किया है। तो गलतफहमी में है सरकार। वो सोच रही है कि आरक्षण में बदलाव करके या नियम विरुद्ध आरक्षण करके, संविधान के विपरीत आरक्षण करके, आरक्षण को धत्ता बताते हुए, जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट है उसको धत्ता बताते हुए जो आरक्षण किया है, वो सोच रहे हैं कि हम आरक्षण जीत जाएंगे। हम आरक्षण के खिलाफ जो है आपत्ति भी दर्ज करेंगे, न्यायालय में भी जाएंगे, और अगर ये वाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। और अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि सरकार के दबाव में आकर के जो उन्होंने कृत्य किया है उसके कड़े परिणाम। खबर मथुरा से है, जहां प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज के एक बयान के बाद सोशल मीडिया फेसबुक पर एक युवक ने पोस्ट करके कहा कि अगर प्रेमानंद महाराज ने मेरे घर की बात की होती तो मैं गला काट देता। अब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है। राधे राधे राधे। पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज संपूर्ण सनातन जगत के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र हैं। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर हजारों लाखों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे महान संत के लिए जिस प्रकार मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक व्यक्ति शत्रुघ्न सिंह ने उनको जो सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी है, यह अत्यंत निंदनीय, चिंतनीय और बिल्कुल अनुचित प्रक्रिया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर इसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक ऐसे व्यक्ति समाज में हमारे पूज्य संतों के बारे में इस तरीके के विचार रखेंगे तो हम ऐसे विचारों को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी हमारे संतों के लिए जिस भाषा का प्रयोग करेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारे धर्म रक्षा संघ के
जितने भी धर्म योद्धा हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। अगर किसी ने हमारे संतों की तरफ जरा भी कोई आंख दिखाने की कोशिश की तो हम उनकी आंख भी निकालने की हिम्मत रखते हैं। ब्रजभूमि के गौरव परम आदरणीय प्रेमानंद बाबा पर शत्रुघ्न सिंह नाम के व्यक्ति ने गला काटकर हत्या करने का जो बयान दिया है उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उस व्यक्ति को चेतावनी देते हैं, तू गला काटने की बात करता है, तू बाबा को छूकर ही दिखा दे। जब तक हम जीवित हैं तब तक बाबा की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। यदि कोई गोली मारेगा तो सबसे पहले ये दिनेश फलारी की छाती बाबा के सामने खड़ी होगी। हम मर जाएंगे लेकिन बाबा को आंच नहीं आने देंगे। और हमारी सरकार से मांग है ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बाबा से हमने प्रार्थना किया था कि बाबा आप महिलाओं के बारे में कुछ ना बोलें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति बाबा की तरफ आंख उठाकर देखेगा। ये हमारी ब्रजभूमि है, यहाँ गोलोक भूमि है। इस भूमि में कंस जैसे अत्याचारी राजाओं का वध हो गया। तू क्या चीज है? ये ब्रजभूमि संतों की भूमि है। यहाँ पर किसी भी आताताई की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर तो संतों के द्वारा ही राम राज चल रहा है। हमारी सभी ब्रजवासियों से, सभी संत भगवान से, सभी धर्माचार्यों से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है, हम सब आप मिलकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बाइक चुराने वाले वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस ने शांति मेडिकल स्टोर के पीछे एलडीए प्रथम से वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा। पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने चोरी की अन्य मोटरसाइकिल और एक स्कूटी के बारे में जानकारी दी। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के हिसामपुर बहरे मऊ गांव में शुक्रवार की शाम एक युवती की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 18 वर्षीय मोनी देवी का शव घर के ऊपर बने कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला। पहली नजर में मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन जब परिवार के सदस्यों ने सच्चाई सामने रखी तो पूरी घटना ने एक दर्दनाक और चौंकाने वाला मोड़ ला दिया। के भाई राहुल ने आरोप लगाया कि मोनी की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई है। उसने वायरल हुए एक वीडियो में बताया कि मोनी का सगा भाई रोहित अक्सर उससे विवाद करता था। वीडियो में कहा गया है कि तीनों ने मिलकर पहले मोनी के साथ जमकर मारपीट की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए मोनी देवी के शव को छत पर बने दुपट्टे के सहारे फांसी पर लटका दिया। खबर महाराजगंज से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के क्रम में ये बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मौके पर मौजूद रही। भूमिधर की जमीन पर कब्जाधारियों ने अस्थायी झोपड़ी डालकर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। खबर लखनऊ से है, जहां भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग को जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जाहिद बेग को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद अब विधायक जाहिद बेग की जेल से रिहाई हो गई है। विधायक जाहिद प्रयागराज की नैनी जेल में भदोही के लिए निकल चुके हैं। खबर एटा से है, जहां चंद्रभानपुर गांव के निवासी सत्यवीर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सत्यवीर की संदिग्ध हालत में मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। बता दें कि किसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने सत्यवीर को हिरासत में लिया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में सत्यवीर की पिटाई की, जिसके कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना ये हुई है, थाने में मार लगाई है। 14 साल के लड़के के जान से मार के भेज दिया है।
ये तो पुलिस को ही पता होगा किस बात के लिए ले गई। शाम को पकड़ के मार दिया जान से। कब पकड़ा था? कल शाम को। आज जान से मार दिया, वो फेंक दिया रोड पे, उठा के लाए हैं। हाँ। क्या कार्रवाई मांग करते हैं? मांग करते हैं गरीब को न्याय मिले, और उनको कोई नहीं है, गरीब है, मजदूरी करते। अब वो लड़का लाके दे देंगे। रिश्वत खाते हैं पुलिस, रिश्वत 50,000 जमा करे तो जो लाश नहीं है। घटना हुई है, सुबह पुलिस ने बुलाया इनको, पूछताछ कराएंगे, लेकिन पूछताछ नहीं हुई, मराई लगाई है बहुत बेल्टों से बांध करके। कल सुबह ये मिला रोड पर। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं इंसाफ मिलना चाहिए हमें, उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए जो पकड़ के ले गए। और क्या कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। खबर हरदोई से है, जहां प्रेमी संग भागी पत्नी के तानों से आहत पति ने जहर खा लिया। इस दौरान इलाज के चलते पति की मौत हो गई। दरअसल युवक की पत्नी दूसरी बार घर छोड़कर भाग गई थी। जब पति ने पत्नी से फोन पर इस बारे में पूछा तो पत्नी ने तानों भरे लहजे में कहा, जहर खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से आहत पति ने जहर खा लिया। आपको बता दें कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिससे पति मानसिक रूप से टूट गया था। थाना साहाबाद के मोहल्ला हाता हकीम निवासी सर्वेश उर्फ लाली द्वारा कोई विषैला पदार्थ खा लेने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा उसे एम्बुलेंस के माध्यम से CSC साहाबाद भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु डॉक्टरों द्वारा उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना साहाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।